Students, welcome back with another video again. आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 जो बसंत का है, हिमालय की बेटियाँ। तो you can see here that this poem or this chapter is based on the visit जब लेखक हिमालय की विज़िट पे गए थे तब वह कुछ अनोखा पाते हैं। और वह क्या अनोखा पाते हैं हम वो इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट। तो हिमालय की बेटियां चैप्टर 3 जो बसंत में से है, स्टार्ट करते हैं। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था, बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थी। संभ्रांत महिला की भांति वह प्रतीत होती थी। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियाँ लगाया करता। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो कुछ और रूप में सामने थी वह नदियाँ। यहाँ पर सामने थी नदियों की बात हो रही है। मैं हैरान था कि यह दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज सामने थी। मैं हैरान था कि यही दुबली पतली गंगा समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती हैं। इनका उछलना, इनका कूदना। ये देखिए हिमालय है, जो ग्लेशियर्स होते हैं हमारे, जिन्हें माउंटेन्स की, पर्वतों की टोपियाँ, उनसे जो बर्फ़ पिघल के नदियाँ एक बूंद बूंद बनती हैं, वही यहाँ लेखक ना हैरान थे जब वह हिमालय में गए। उन्होंने देखा कि अब तक जब भी वह उन्हें दूर से देखते थे, नदियाँ उन्हें बहुत गंभीर और शांत लगती थी, अपने आप में ही खोई हुई लगती थी। एक आदर्श महिला, शिष्ट अथवा कुलीन महिला की भांति वह प्रतीत होती थी। और उनके प्रति मेरे दिल में आदर, लेखक कहते हैं कि उनके प्रति मेरे दिल में बहुत ही आदर, श्रद्धा थी और उन चीज़ों के भाव थे, जैसे माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद को तरह उनकी धारा में डुबकियाँ लगाया करता। और जैसे भी मैं माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद में रहता था, उसी की तरह जब मैं उनकी डुबकियाँ लगाता था उनमें, तब भी मुझे वैसा ही एहसास होता था। परंतु आज मैंने कुछ ऐसा देखा, यहाँ लेखक बताते हैं कि जब मैं हिमालय पर गया, हिमालय के कंधे पर चढ़ा, तो वह कुछ और, नदियाँ कुछ और ही स्वरूप में सामने आई थी। लेखक हैरान हो गए कि वही वो दुबली पतली गंगा, वही यमुना, वही सतलुज अब समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती हैं। उनका उछलना और कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, उनकी यह भाव भंगी, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है। मैदान में जाकर, मैदान यानी समुद्र, वह उनका कूदना, खिलखिलाकर हंसते जाना, उनकी यह फुदक के उल्लास भरी यह भाव भंगी कहाँ गायब हो जाता है जब वह समुद्र के साथ मिल जाती है। जब किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, यानी कभी किसी सुंदर लड़की पर मेरा ध्यान, तब भी मैं इतना कौतूहल मतलब खुश, या फिर जिसे हम कह सकते हैं उत्साहित नहीं होता हूँ, विस्मय नहीं होता हूँ, जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर।
लेखक कहते हैं कि यहाँ उन्हें नदियाँ एक बेटी की स्वरूप में दिखती हैं, जो हिमालय उनके पिता हैं। वह सोचते हैं लेखक कि जब यह नदियाँ यह मैदान में जाकर इतनी बड़ी कैसे हो जाती हैं, और मैदान में जाकर इनका खिलखिलाना, लगातार हंसते जाना, इनकी यह भाव भंगी और इनका यह उछलना और कूदना कहाँ गायब हो जाता है। और जब वह किसी लड़की को भी देखते हैं, किसी सुंदर कली पर उनका ध्यान अटकता है, तब भी वह इतने आकर्षित और इतने विस्मय नहीं होते जितना कि इन खिलखिलाती बेटियों की बाल लीला को देखकर उन्हें यहाँ पर नदियाँ बेटियों जैसी लगती है। कहाँ ये भागी जा रही हैं? वह कौन लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है? अपने महान पिता का विराट प्रेम, विराट यानी अत्यधिक प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त ही है, तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा? अतृप्त यानी असंतुष्ट। हिमालय का विराट प्रेम, इतना ज़्यादा प्रेम पाकर भी यह तब भी इतनी खुश नहीं है। इनका दिल किसी और को ढूंढ रहा है, यह अभी भी संतुष्ट नहीं है। तो वह कौन होगा जो फिर इनको संतुष्ट कर सकेगा? बर्फ जली नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधे से भरी घाटियाँ, बंधुर अत्यधिकताएँ, सरसब्ज उपत्यकाएँ, ऐसा है इनका लीला निकेतन। लेखक कहते हैं कि वह सुंदर सुंदर पहाड़ियाँ, बर्फ से ढकी, छोटे छोटे पौधों से भरी सुंदर घाटियाँ और बंधुर अत्यधिकताएँ, सरसब्ज उपत्यकाएँ, बंधुर यानी गहरी अथवा बंधी हुई, वह बंधुर सरसब्ज यानी हरी भरी घाटियाँ, ऐसा है इनका लीला निकेतन। ऐसी सुंदर जगह पर यह नदियाँ रहती थी। खेलते खेलते जब यह जरा दूर निकल जाती हैं तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेद केल के जंगलों में पहुँच शायद इन्हें बीती बातों याद करने का मौका मिल जाता होगा। यानी जब यह नदियाँ खेलते खेलते दूर पहुँच जाती हैं, ज़रा सा वह इन जंगलों में पहुँच जाती हैं। यहाँ पर ये सारे पेड़ों के नाम हैं जो वहाँ रहते हैं। कौन जाने बूढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर घुनता होगा। बड़ी बड़ी चोटियाँ जो कोई पूछे तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उनके पास और रखा ही क्या है। अब हिमालय जो बूढ़ा हो चुका है, वह अपनी नटखट बेटियों के लिए कितना चिंतित, कितना परेशान हो जाता होगा। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट प्रेम के सिवाय उनके पास और रखा ही क्या है। जैसे एक पिता अपनी बेटी से बहुत प्यार करती हैं, उसी तरह हिमालय भी वहाँ लेखक दर्शाते हैं कि हिमालय भी ऐसे ही अपनी बेटियों के लिए कितना सिर घुनता होगा और बस उनसे प्यार ही करता होगा। तो एक और बात बच्चों यहाँ पर हिमालय को एक इंसान, एक पिता के रूप में दर्शाया गया है और नदियों को बेटी।
इस चीज़ को हम इंग्लिश में पर्सोनिफिकेशन कहते हैं, जिसका मतलब है जब हम प्राकृतिक चीज़ों को इंसानी चीज़ों से या फिर कह सकते हैं कि इंसानों से तुलना करते हैं तो उसके पर्सोनिफिकेशन कहा जाता है। ठीक है बच्चों, जैसे यहाँ आप देख सकते हैं कि वह जब नदियाँ थोड़ी सी आगे निकल जाती होंगी तो वह इन छोटे छोटे पौधे और इन पेड़ों के जंगलों में पहुँच जाती होंगी। ओके, तो अब हम नदियों की बात करें। सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो ऐसे नाम हैं जिन्हें सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास, चेनाब, झेलम, काबुल यानी कुभा, उसको कुभा भी कहा जाता है, कपीशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आँखों के सामने नाचने लगती हैं। सिंधु वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं तो कुछ ही नहीं है, वह दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती रही है। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जो पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला, जिसे यह श्रेय, इसका क्या मीनिंग हुआ इस पूरे पैराग्राफ का कि यहाँ पे सिंधु नदियाँ बेटियाँ हैं। ओके, वो यहाँ पे बेटियाँ हैं, हिमालय पिता है और हिमालय हमारे यहाँ पे नदियों के पिता है और समुद्र उन हिमालय का दामाद। तो जितनी भी हिमालय की छोटी बड़ी सभी नदियाँ हैं, जब भी हम सिंधु और ब्रह्मपुत्र का नाम लेते तो वह आँखों के सामने या फिर मन में उनका वर्णन ज़रूर होता ही है। असलियत में तो जो सिंधु और ब्रह्मपुत्र हैं खुद से तो कुछ भी नहीं है, वह उस पर्वतराज हिमालय की दिल की एक एक बूंद से ना जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महान नदियों में रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित यानी समुद्र के साथ गई होंगी। वह कितना सौभाग्यशाली है समुद्र कितना लकी है कि उसे महान पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला है। जिन्होंने मैदानों में ही इन नदियों को देखा होगा, उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सकी कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर कैसे खेला करती हैं। यहाँ कहते हैं लेखक कि जो लोग नदियों को समुद्र के रूप में ही देखते हैं, उन्हीं के बाद में यह दिमाग आ सकती है, क्योंकि माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले ना हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत है वह रूप कि हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं है। जैसे जब बेटियां बड़ी हो जाती हैं तो पिता उन्हें दामाद के हाथ में सौंप देता है। उन्हें दामाद यानी समुद्र के हाथों में
दे देता है। उसी तरह से हिमालय भी और समुद्र को ससुर और दामाद का रिश्ता दिया गया है। कालिदास के विरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था कि वेत्रवती यानी बेतवा नदी को प्रेम का प्रतिदिन देते जाना, तुम्हारी वह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। और यह एक पुरानी बात है कि कालिदास के विरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था कि बेतवा नदी को प्रेम का प्रतिदिन देते जाना, उसे प्रेम रोज देना, वह तुम्हारे प्रेम से अवश्य ही प्रसन्न होगी। यह बात उन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक ही, और लेखक को यह बात इन नदियों को देखकर अचानक से याद आ गई, और फिर वे सोच में पड़ गए कि शायद महाकवि भी इन नदियों को सचेतन रूपक पसंद था। दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल अंगनों में और मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा, वह इसी नतीजे, और लेखक कहते हैं जो भी मेरी तरह नदियों को इस स्वरूप में देखेगा, वह इसी नतीजे पे पहुँचेगा। काका कालेकर ने नदियों को लोक माता कहा है, किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देखें तो क्या हर्ज है। और थोड़ा आगे चलिए, इन्हें में अगर प्रेयसी की भावना करते हैं तो ममता का एक और भी धागा है जिससे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं। बहन का स्थान कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है। तो एक बार की बात, और ऐसा भी हम सभी को पता, अगर आपको पता हो तो काका कालेकर एक कवि हैं जिन्होंने इन नदियों को, सभी नदियों को लोक माता यानी माता का स्वरूप, लेकिन लेखक कहते हैं लेकिन अगर हम इन माताओं को अगर एक तरह से, एक नज़र से पहले बेटियों की तरह, बेटियों के रूप में देखें तो क्या हर्ज है, तो दिक्कत ही क्या है। और थोड़ा सा आगे बढ़ें, चलिए इनमें एक हम प्रेयसी की भावना भी डाल दें, यानी प्रेमिका की भावना भी डालें तो कैसा रहेगा। ममता का एक और भी धागा है जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं। बहन का स्थान कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है, और काफ़ी नदियों को काफ़ी सारे कवियों ने इन्हें नदियों को बहन का दर्जा भी दिया है। एक दिन लेखक यह भी बताते हैं कि एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी। थोलिड़ तिब्बत की बात है, मन उचट गया था, मन थोड़ा सा उदास था और तबीयत भी थोड़ी सी ठीक नहीं थी। सतलज नदी के किनारे जाकर बैठ गए। दोपहर का समय था। वह लटका दिए पानी में, पैर लटका दिए उस पानी में। थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जल ने असर डाला, तन और मन ताज़ा हो गया तो लगा मैं गुनगुनाना। तो लेखक यह भी बताते हैं कि एक दिन उन्होंने, उनकी तबीयत बहुत ढीली थी, मन थोड़ा सा उदास था और वह खुश नहीं थे, और उन्होंने एक नदी के किनारे जाकर बैठ गए वह, और उन्होंने दोपहर के समय में पानी में पैर लटका दिए। और थोड़ी देर में वह क्या महसूस करते हैं कि उस प्रगतिशील, उस पवित्र जल ने अपना असर डाला और उनका तन और मन
बिल्कुल तरोताज़ा हो गया और वह एक गाना छोटा सा गुनगुनाने। जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अजरज बहन तुम्हारी, हुआ मुदित मन हटा खुमारी, जाऊँ मैं तुम पर बलिहारी। तुम बेटी यह बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय, प्रकृति नटी के चरित्र पट पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय। जय हो सतलुज बहन तुम्हारी। और वह गुनगुनाने लग गए। क्या गुनगुनाते हैं वो, उसको मैं ट्रांसलेट कर रही हूँ अब, तो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। वह कहते हैं, वह तो बच्चों यह वो कहते हैं कि सतलज नदी, मैं तुम्हें बहन के रूप में मानता हूँ। वह पहले तो सतलज नदी को बहन के रूप में मानते हैं और फिर कहते हैं, सतलज बहन तुम तो बहुत ही असरदार, तुम्हारी लीला ही अचरज है। जय हो तुम्हारी, और लीला तुम्हारी बहुत अचरज है। तुमने थोड़ी ही देर में मेरा मन मुदित कर दिया और मेरी दुखी हटा दी, और मैं तुम पर मुँह उधारी, यानी मैं तुम्हारा एहसान, तुम्हारा रहेगा मुझ पर एहसान। तुम बेटी है यह बाप हिमालय, और तुम एक बेटी हो और हिमालय बाप। चिंतित है हिमालय लेकिन चुपचाप, क्योंकि वह कुछ नहीं, क्योंकि प्रकृति की यह लीला कि प्रकृति नाटी के चित्रित्र पट पर अनुभव अद्भुत छाप हिमालय। जय हो सतलज बहन तुम्हारी। We are done with the chapter explanation. This poem is written by Nagarjun. यह पाठ के लेखक का नाम नागार्जुन है। यहाँ कुछ प्रश्न हैं जिनके उत्तर मैं आपके साथ 2 मिनट के लिए डिस्कस करूँ। नदियों को माँ मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफ़ी पुरानी है, लेकिन नागार्जुन उन्हें किन किन रूपों में देखते हैं। अकॉर्डिंग टू चैप्टर वह उन्हें एक बेटी, एक प्रेमिका यानी प्रेयसी, एक प्रेयसी, बेटी और माँ के रूप में देखते हैं। बहन में भी देखते हैं, बहन, बेटी, माँ और प्रेयसी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या विशेषता बताई गई है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र की यह विशेषता बताई गई है कि वह 2 नदियाँ हिमालय की, दयालु हिमालय की एक एक बूंद से जाकर बनी हैं और इकट्ठा होकर वह एक महानद में परिवर्तित हो गई है। काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता क्यों कहा है, क्योंकि नदियाँ हमारा माँ की तरह भरण पोषण करती है। ओके, हिमालय की यात्रा में लेखक ने किन की प्रशंसा की। हिमालय की यात्रा में लेखक ने नदियों की और पहाड़ों की प्रशंसा की। And thank you for watching.